हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बेटा जी आज पढ़ेंगे एक नया अध्याय, कौन सा? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, जिसमें हम आज बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? डीएनए। डीएनए की बात करेंगे। ठीक है, यानी सोचिए क्या आनुवांशिकी की इकाई पढ़ने वाले हैं। क्या इकाई पढ़ने वाले हैं भैया? डीएनए की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे बच्चों? डीएनए की। चलें आगे, आइएगा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक बार टाइम टेबल आपको पता ही है, रोज क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे किसकी बेटा जी? गणित की। 9 बजे आपकी किसकी? केमिस्ट्री की। 10 बजे आपकी किसकी? फिजिक्स की। 11 बजे अभी चल रही है किसकी? बायो की। और 12 बजे आपकी किसकी क्लास होती है? इंग्लिश की, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बेटा जी, एक नया कोर्स चल रहा है क्लास 12th का। इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं? सबसे पहली चीज कि आप बोर्ड की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करेंगे। जैसे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं ही नोट्स बनाऊंगा बायो के और वही नोट्स मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होएगा, मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे, एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी न्यूज होएगी वो बताई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रतिदिन आपको क्या दिया जाएगा? होमवर्क दिया जाएगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, जिससे बोर्ड में तो मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ नीट में भी प्रैक्टिस बनने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हम क्या देते हैं? हर हफ्ते, हर महीने क्या होते हैं भैया? टेस्ट होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिससे नीट की भी प्रिपरेशन बन जाती है। ठीक है, और आखिरी क्या कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होएगा तो एनसीईआरटी का डिस्कशंस होंगे। जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं या दूसरी बुक्स में जो भी मेन क्वेश्चंस हैं उन सभी का डिस्कशंस किया जाता है। ठीक है, तो बेटा जी अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भैया आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 8595563960। इस नंबर पर छोटी सी मिस कॉल दीजिए और बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको इसके द्वारा, इस नंबर पे मिस कॉल करने के बाद में आपके पास कॉल बैक आएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है बेटा जी, चलिए बात करते हैं किस चीज की? इसकी क्या नाम लिखा हुआ है जरा सोचिए। नाम लिखा हुआ है क्या? न्यूक्लिक अम्ल। किसकी बात करने वाले हैं? न्यूक्लिक अम्ल की बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, किससे बना होता है, क्या होता है? आपने तो बोला था डीएनए की बात करेंगे, है ना। चलिए आप बोलेंगे सर डायग्राम में तो डीएनए दिखा रखा है ना, डायग्राम बड़ा अच्छा है ना, डायग्राम में तो डीएनए दिखा रखा है, लिख रहा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। बताता हूं, तसल्ली रखो। चले आगे, आइएगा आगे चलते हैं बेटा जी। देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी बेटा जी? ध्यान से सुनना, किसकी? इसकी, किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल? ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कभी ना कभी ये बताया होगा, या आप सभी को पता भी होगा क्या कि भैया जैसे प्रोटीन होता है ना, ये एक प्रोटीन है मान लेते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है? अब कल भी बताया था आपको। ये क्या है मान लेते हैं? क्या? बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बोला? बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो श्रृंखला बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब बहुत सारी हो जाती हैं तो उससे जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? प्रोटीन। यानी सोच समझ के मुझे बताएं प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन किससे बना हुआ है? आप बोलेंगे सर अमीनो अम्ल से बना हुआ है। कौन? प्रोटीन। किससे बना हुआ है? अमीनो अम्ल से बना हुआ है। कौन बना हुआ है? याद रखना, कौन? प्रोटीन। सिंपल सा था ना। तो जरा सोचिए प्रोटीन की इकाई कौन है? अमीनो अम्ल। अब आप बोलेंगे सर प्रोटीन क्यों लेकर आए? क्योंकि बताने के लिए कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसको कंपेयर करिएगा किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन एक बड़ा अणु है जो बहुत छोटे 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 अणुओं से बना हुआ था, और ये छोटे छोटे कौन थे? अमीनो अम्ल थे। यानी प्रोटीन की इकाई कौन थी? अमीनो अम्ल थे। उसी तरीके से ये अगर न्यूक्लिक अम्ल है तो इस न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होंगी उन इकाइयों को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और वो जो इकाई जो होंगी किसकी?
न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होंगी उन्हें हम बोलेंगे बेटा जी, याद रखना क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सा बेसिक सा फंडा मैंने आपको बताया, सिंपल सा कि भैया प्रोटीन की इकाई कौन है, अमीनो अम्ल। जैसे हमारे शरीर की इकाई कौन है, कोशिका है ना, यानी शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। खत्म, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, आइए आगे चलते। अब आपने बोला सर न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल जो है उसकी इकाई तो समझ में आ गई, वो बना हुआ है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या, अभी बताऊंगा, तसल्ली रखना। अभी सिर्फ इतना सा आप मुझे बताएं, क्या आपने दो नाम सुने हैं या नहीं सुने। आप बोलेंगे कौन से दो नाम, मैं बोलूंगा डीएनए और आरएनए। सुने हैं ना, क्या होता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश में बताए पहले तो। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंपल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब जरा सोचिए, दोनों के नाम में कहीं शब्द आ रहा है, दोनों के नाम में कहीं शब्द आ रहा है। तो जरा सोचिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक संरचना है जो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। यानी डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए भी एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल जो है वो बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। कौन बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए भी किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। क्यों, क्योंकि डीएनए और आरएनए एक प्रकार के क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। इट मींस डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। अब आप बोलेंगे सर है क्या न्यूक्लियोटाइड, है क्या न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोटाइड एक संरचना है। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा जी, एक संरचना है। और न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन भागों से। यानी तीन चीजें अमर अकबर एंथनी मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं जी, है ना। चलिए, तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो ध्यान से सुनना, पहली चीज है उसका नाम है क्या, शर्करा। अभी बताऊंगा, सब आएगा, तसल्ली से ध्यान से सुनना, शर्करा। दूसरा है फॉस्फेट, और तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। तो शर्करा, फास्फोरस यानी फॉस्फेट समूह, और नाइट्रोजन क्षार, ये तीनों चीजें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। सिंपल सा था ना। अभी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। अभी सिर्फ वर्डों की अहमियत को समझो, सिर्फ इतना सा फील करो, फील लेना है आपने क्या, कि न्यूक्लिक अम्ल जो है, ठीक है, वो एक लंबी सी श्रृंखला है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, एक शर्करा, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब सारा ऊपर से निकल रहा होगा ना, इसको एक डायग्राम से दिखाता हूं, देखिएगा बेटा जी, यहां पर देखना। ये मैंने बोला फॉस्फेट, ये मैंने बोला शर्करा। शर्करा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर। फॉस्फेट को फॉस्फेट। तो पी से कौन हो गया, फॉस्फेट। एस से कौन हो गया, शर्करा।
फिर फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा। ठीक है, चलो अब इससे जुड़ा हुआ है कौन, एक नाइट्रोजन क्षार है। कौन से होते हैं नाइट्रोजन क्षार, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम सुनना। ए एक नाइट्रोजन क्षार है, जी एक नाइट्रोजन क्षार है, आप जानते भी हैं। सी नाइट्रोजन क्षार है और टी क्या है, एक नाइट्रोजन क्षार है। दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। चलो जी ठीक है, आइएगा एक और, अब वापस से देखना। फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा। चलो फिर से फॉस्फेट 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 फॉस्फेट। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहां पर और यहां पर आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, अभी बताता हूं क्या अंतर है। शर्करा से कौन जुड़ रहा था, नाइट्रोजन क्षार था। चलिए कौन सा नाइट्रोजन क्षार है, ए। फिर शर्करा से यहां पर कौन सा जुड़ रहा था, जी। चलो यहां पर भी हमने देख लिया जी। फिर कौन सा था, सी, हमने यहां पर देख लिया सी। यहां पर था यू, कौन है बेटा, ये यू है। और यहां पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, इस वाली श्रृंखला में देखिए, टी सी जी ए, सिंपल सी बात है, और आपस में इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पर और यहां पर। आप बोलेंगे सर ये जो है ये श्रृंखला, और इधर मैं देखूं तो यहां पर कितनी मिल रही है, एक मिल रही है, और यहां पर दो मिल रही है ना। मान लेते हैं ये एक धागा है, ठीक है, इस धागे में क्या मिल रहा था, फॉस्फेट मिल रहा है, शर्करा मिल रही है, शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको, ये है कौन, आरएनए। जबकि यहां पर देखिए क्या, ये एक श्रृंखला थी, एक और श्रृंखला, और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कौन है, डीएनए। तो पहला अंतर आपको डीएनए और आरएनए में क्या दिखाई दे रहा है कि डीएनए जो है वो दो धागों से बनी हुई है, द्विरज्जु की है, जबकि आरएनए जो है वो केवल एक धागे से बनी हुई है, और वो कैसी है, एक रज्जु की है। पहला अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर हालांकि आपको दिख गया होगा कि यहां पर नाइट्रोजन क्षार ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर जी है, यहां पर भी जी है, यहां पर सी है, यहां पर भी सी मिलता है डीएनए और आरएनए में, ये तीनों मिलते हैं सेम टू सेम, यहां पर भी मिलते हैं, लेकिन यहां पर टी मिलता है और यहां पर मिलता है यू मिलता है। अब ये टी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, जी क्या है, सी क्या है, अभी सिर्फ इतना सा देखिएगा। अंतर आपको दूसरा दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो होते हैं ए यू जी सी मिलते हैं, चार प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन, ए भी मिलता है, यू मिलता है, जी मिलता है, सी मिलता है, लेकिन यहां पर कौन मिलते हैं, ए टी जी सी मिलते हैं। यानी अंतर जो आता है बाबू वो किसका आता है, इसका आता है यहां पर। ठीक है, इन दोनों का अंतर है, यहां पर U होता है, यहां पर T होता है। अब आप में से कई पूछेंगे U क्या है, T क्या है, A क्या है, G क्या है, अभी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझना इस चीज को, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। चलें आगे। अब आगे चलने से पहले मैं कुछ चीजें हैं वो बताना चाह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि भैया न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। मैंने आपको बताया साहब, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो एक संरचना है जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। यानी ये जो था ये डीएनए था ये वाला, और ये कौन है, आरएनए है। ये भी न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, नहीं बना हुआ। यानी डीएनए भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड से कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, बहु न्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। कौन, डीएनए और आरएनए। यानी बहुत सारे किससे बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। भैया एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ, एक शर्करा, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बना रहे, एक न्यूक्लियोटाइड। यानी जरा देखिए क्या, ये एक फॉस्फेट, एक शर्करा
और एक नाइट्रोजन क्षार, ये तीन चीजें मिलकर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड। फिर ये एक फॉस्फेट, एक शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड। फिर ये मिलकर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड। फिर ये मिलकर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड। तो अब आप मुझे बताएं, आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड? आप बोलेंगे बहुत सारे, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, यहां पर और यहां पर देखिएगा, यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अलग पेन से दिखाऊं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। यहां पर तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड की सीधी सीधी श्रृंखला थी। अब आप मुझे बताएं, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड के सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है या नहीं? इसके सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है या नहीं है? इसके सामने भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड है या नहीं? और इसके सामने भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। यानी यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड के सामने दूसरा है, लेकिन इसके सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये एकल रज्जुकी होता है। कौन? आरएनए। जबकि ये डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है। हिल गया माथा या ऊपर से चला गया या समझ में आ गया? सिंपल सी बात है क्या कि भैया हमने बात करी है न्यूक्लिक अम्ल, जो या तो डीएनए होएगा या आरएनए होएगा, या तो डीएनए होएगा या आरएनए होएगा। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना हुआ? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? एक शर्करा, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन क्षार। ये बनाकर क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने बोला एक फॉस्फेट, एक शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं, तो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल थे वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए थे, यानी बहु न्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। खल्लास, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे। अब क्वेश्चन उठ रहा है, साहब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज किसने करी? तो याद रखना बेटा जी, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम याद रखना है। क्या? फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मिशर। वो वैज्ञानिक जिसने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लिक अम्ल की। और वो भी कौन से न्यूक्लिक अम्ल की? डीएनए की खोज करी थी। वो भी किसकी? भाई न्यूक्लिक अम्ल कौन? या तो डीएनए या आरएनए। ये तो हमने नाम दिया है कौन? न्यूक्लिक अम्ल है कौन? या तो डीएनए या आरएनए। अब हमने बोला न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी है? फ्रेडरिक मिशर ने। कौन से न्यूक्लिक अम्ल की? डीएनए के, आरएनए की? तो सीधा सीधा याद रखना, डीएनए की खोज किसने करी थी भैया? फ्रेडरिक मिशर ने। यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी है? फ्रेडरिक मिशर ने। क्लियर है? जबकि ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल शब्द जो था ये किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम है ऑल्टमैन, सॉरी ऑल्ट या आल्टमैन। तो याद रखना, कौन बेटा जी? आल्टमैन वो वैज्ञानिक था जिसने शब्द दिया था क्या? न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेडरिक मिशर वो वैज्ञानिक था जिसने खोज करी थी किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल बना किससे हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात आ रही है, कौन सी शर्करा, कौन सा फॉस्फेट, कौन से नाइट्रोजन क्षार? यही बात आ रही है ना? आइएगा चलते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से सुनना। मैं आज काम करता हूं, यहां पर पहले दिखाता हूं आपको, फिर वहां पर डायग्राम से दिखाऊंगा। ठीक है, आज स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा जी, जो जो मैं डायग्राम लेकर आऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला हम बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से बना हुआ था। सबसे पहला क्या? फॉस्फेट। याद रखना, मेरे अंदर फास्फोरस है, आप बोलेंगे हाँ है। आपके अंदर है? हाँ है। किस रूप में? फॉस्फेट के रूप। पादपों में? हाँ है, उनके अंदर भी क्या है? फॉस्फेट रूप में। कौन सा फॉस्फेट? तो याद रखना वर्ड कौन सा, ये नीट में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या? आर्थो फॉस्फेट। किस रूप में मिलता है फास्फोरस? किस रूप में मिलता है? आर्थोफॉस्फेट। अब आर्थोफॉस्फेट क्या होता है? H3PO4 क्या कहलाता है? ऑर्थोफॉस्फेट। ये है ऑर्थोफॉस्फेट।
सिंपल। H3PO4 कौन? फॉस्फेट। चलो जी, हमने बोला न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से बना हुआ है। पहला हमने देख लिया क्या? फॉस्फेट। अब दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा था क्या? शर्करा। कौन सी? पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब क्या होता है? C5, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन होता है उतना ही ऑक्सीजन होता है, और उनका दुगना होता है क्या? हाइड्रोजन। यानी C5H10O5 कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा होती है। ये 11th क्लास में जैव अणु चैप्टर था, वहां पर आया था, जब शर्करा कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो भैया यहां पर न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा मिलती है वो कौन सी होती है? पेंटोज होती है। अब साहब ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है डीऑक्सी राइबोज और एक होती है राइबोज। एक कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज और एक है राइबोज। अब क्या होती है देखिएगा, अलग पेन से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ठीक है, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर 4। तसल्ली रखो, अभी 5वां भी बना देंगे। अब बताओ कितने कार्बन है? आप बोलेंगे सर 5। 1 2 3 4 5 हो गए 5 कार्बन। चलो हाइड्रोजन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। ऑक्सीजन गिनो। 1 2 3 4 5 हो गए कितने? 5 ऑक्सीजन। ये जो शर्करा है बेटा जी, ये वाली जो शर्करा है, ठीक है, इस शर्करा को ध्यान से सुनिएगा, कुछ अलग सा दिखा आपको? मैंने कुछ अलग किया यहां पर। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो वापस से देखना। देखिएगा, इन दोनों शर्करा को देखो और देखकर मुझे बताओ, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, यहां पर भी कार्बन नंबर फर्स्ट है। ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये पांचवा और ये पांचवा। देखकर मुझे बताओ यहां पर और यहां पर दोनों में अंतर आपको कहां दिखाई दे रहा है? देखकर जल्दी से मुझे बताओ कहां दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर यहां पर दूसरे कार्बन पर ऊपर H नीचे OH, लेकिन यहां पर दूसरे कार्बन पर ऊपर भी H नीचे भी H, यानी अगर यहां पर एक ऑक्सीजन कम हो गई है, यानी क्या मैंने डिलीट कर दी है? डिलीट का मतलब हटा देना, तो मैंने डिलीट कर दी है क्या एक ऑक्सीजन? किसमें से? इसमें से, इसमें से। सोचिए ये था राइबोज। कौन है ये? राइबोज शर्करा है। इसमें से अगर दूसरे कार्बन पर अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या मैं उसे डीऑक्सीराइबोज बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? क्या बोलूंगा? डीऑक्सीराइबोज। तो याद रखना दोनों में कार्बन बराबर है क्या? 5 यहां 5 यहां। हाइड्रोजन दोनों में क्या है? बराबर है, 10 यहां 10 यहां, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 5 है और यहां पर क्या है? 4 है। यहां पर एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर। तो आप बोलेंगे सर ये पेंटोज है, तो फिर इसको पेंटोज क्यों बोला? आपने तो बोला था पेंटोज वो होता है जिसमें कार्बन 5 होती है, हाइड्रोजन 10 होती है, ऑक्सीजन 5 होती है। भैया पेंटोज वर्ड जो आया है ना, वो कार्बन की संख्या के आधार पर आया, ना कि ऑक्सीजन। तो जरा सोचिए, यहां पर भी कार्बन 5 है, यहां पर भी कार्बन 5 है, तो दोनों पेंटोज शर्करा है, लेकिन ये जो है डीऑक्सीराइबोज जो है वो C5H10O4 होता है, यानी एक ऑक्सीजन जो है हट जाती है, कौन से कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर। ठीक है, ये थे बेटा जी हमारे क्या 2 चीजें। कौन कौन? एक तो फॉस्फेट और एक शर्करा। ठीक है, 2 प्रकार की शर्करा मैंने बता दी है। अब जरा सोचिए इनमें से कौन सी शर्करा डीएनए में मिलेगी और कौन सी आरएनए में मिलेगी? जरा सोचिए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड होता है ना। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में कौन सी शर्करा मिलती है? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है? राइबोज मिलती है। कितनी सी बात आपको समझ में आ गई है। चलें आगे। अब तीसरी चीज क्या थी? आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन क्षार था ना। तो आइए बेटा यहां पर तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, क्या? नाइट्रोजन क्षार। जल्दी जल्दी में इंग्लिश में लिख दिया, समझ में आता है ना नाइट्रोजन क्षार। चलिए, अब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मिलती है। सिंपल सा, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन। एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, अब क्या होता है प्यूरिन? ध्यान से सुनना। प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं, या पहले पिरिमिडीन बात करते हैं। पिरिमिडीन वो होते हैं जिनमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की एक वलय या एक रिंग मिलती है। क्या बोला मैंने? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की क्या मिल रही है? एक रिंग मिल रही है। देखिएगा, सिंपल सा था। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की एक रिंग मिलती है। इस रिंग का नाम ही क्या है? पिरिमिडीन रिंग। क्या नाम है बेटा जी? पिरिमिडीन रिंग है। ठीक है, जबकि प्यूरिन क्या होते हैं? देखिएगा, बताएं इसमें और इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा? अच्छा सॉरी, एक सेकंड, इसमें और इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? देखिएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर भी 2 नाइट्रोजन है, सेम पोजीशन पर है, यहां पर भी 4 कार्बन है, सेम पोजीशन पर है। लेकिन अब देखना, देखकर मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताइएगा, इस संरचना को क्या मैं बोल सकता हूं? जो ये संरचना है किससे बनी हुई है? आप बोलेंगे सर ये बनी हुई है 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन से। आप बोलेंगे हैं? जरा सोचिए, अगर मैं यहां पर हाथ रख दूं या मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? चलो ऐसे हाथ रख लिया मैंने, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 तो कार्बन दिखाई दे रहे हैं और 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? अब जरा सोचिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे, अब आप मुझे बताएं क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन जो है, इसकी भी एक रिंग मिल रही है और ये भी एक रिंग मिल रही है, और दोनों रिंग में ये दोनों कार्बन जो हैं क्या वो समान है या नहीं है? दोनों में है। तो भैया याद रखना, इस रिंग को क्या बोला था? जो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की थी, इसको हमने क्या बोला था? पिरिमिडीन बोला था ना। जबकि 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन की ये जो रिंग है, इसको हम बोलते हैं इमिडेजोल। क्या नाम देते हैं? इमिडेजोल रिंग। ठीक है, तो ये दोनों रिंग जब मिलेंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन बोलते हैं। ठीक है, अब प्यूरिन जो होते हैं भैया वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है एडेनिन और एक का नाम होता है ग्वानिन। शॉर्ट में हम बोलते हैं ए, शॉर्ट में बोलते हैं जी। जबकि पिरिमिडीन जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले थाइमीन, टी बोलते हैं, साइटोसिन, सी बोलते हैं, और एक और होता है यूरासिल, यू बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, डीएनए और आरएनए में मैंने आपको क्या फर्क बताया था? मैंने बोला था डीएनए में कहीं ना कहीं क्या मिलता है? एटीजीसी मिलता है, जबकि आरएनए में क्या मिलता है? एयूजीसी मिलता है। यानी डीएनए में कौन मिलता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और आरएनए में क्या मिलता है? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। समझ में आ गया? हमेशा डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। भैया ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एकल रज्जु की, इसके सामने तो कोई है ही नहीं।
सिंपल सा था या नहीं था? क्लियर है? चलें आगे। अब इधर देखिएगा कैसे दिखते हैं एडेनिन, कैसे होते हैं थायमिन, कैसे होते हैं यूरासिल, कैसा होता है, सब कुछ कैसे होता है, ये डायग्राम मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेटा जी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। जल्दी से लीजिए, फटाफट लीजिए। ले लिया है? चलें आगे। अब देखिए पिरिमिडीन जो था, इस पिरिमिडीन में टोटल कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं? आप बोलेंगे 2 नाइट्रोजन और 4 क्या है? कार्बन है। जबकि प्यूरीन में एक पिरिमिडीन रिंग थी और एक इमिडाजोल रिंग थी या नहीं थी? और दोनों कार्बन कार्बन समान थे दोनों के, ठीक है। अब यहां पर केवल और केवल पोजीशन का अंतर आ रहा है, या मैं बोलूंगा अलग अलग है। जैसे यहां पर NH2 रख दिया, यहां पर O, उसी तरीके से बस हल्का फुल्का अंतर है। यहां पर मिथाइल ग्रुप रख दिया, ठीक है। बस ये हल्का फुल्का अंतर आएगा इनमें। यहां पर भी सिमिलरली हल्का फुल्का अंतर आएगा, किसमें? एडेनिन में और ग्वानिन में, ठीक है। यहां पर छठे कार्बन पर क्या मिल रहा था बेटा जी? आपका NH2 मिल रहा था, यहां पर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। यहां पर दूसरे कार्बन पर H हाइड्रोजन था और यहां पर दूसरे कार्बन पर अमीन समूह है। तो इस तरीके से हल्का फुल्का अंतर मिलेगा, लेकिन रहेंगे कितने नाइट्रोजन कितने कार्बन, वो मैंने आपको बता दिया है। चलें आगे। अब साहब ध्यान से सुनना। अब आगे जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया था जरा सोचिए। 3 चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रही थी। कौन कौन? एक फॉस्फेट, एक शर्करा और एक कौन था? नाइट्रोजन क्षार थे। ये 3 चीजें मिलकर क्या बना रही थी? आपका न्यूक्लियोटाइड बना रही थी ना। अब देखना कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये फॉस्फेट है, ये शर्करा है और ये कौन है? नाइट्रोजन क्षार है। समझ में आ गया? कौन कौन? फॉस्फेट है, शर्करा है और नाइट्रोजन क्षार है। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं भैया? न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन क्षार जो होता है एडेनिन, उसके सामने हमेशा कौन होएगा? थाइमिन। और ग्वानिन के सामने हमेशा कौन होएगा? साइटोसिन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनमें कोई बंध भी बन रहे हैं क्या? वो तो हमने देखा ही नहीं। आइएगा देखिएगा, ध्यान से सुनना। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से सुनना। हाँ वैसे तो यहां पर बना भी हुआ है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सारे स्क्रीनशॉट लेने आज आपने, सारे के सारे। ये डीएनए है। ग्वानिन किससे जुड़ रहा है? साइटोसिन से। और थाइमिन पर्पल कलर का है और एडेनिन ग्रीन कलर का, ये आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये भी लेना है स्क्रीनशॉट, ये भी लेना है आपने। इसके बारे में बात करेंगे अभी, डीएनए के बारे में। चलें आगे। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा। ये है फॉस्फेट, ये है शर्करा और ये है नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। फॉस्फेट किससे जुड़ता है बेटा जी? शर्करा से। और शर्करा किससे जुड़ रही है? नाइट्रोजन क्षार से। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था बंद से। फॉस्फेट किससे जुड़ती है? शर्करा से। और शर्करा किससे जुड़ती है? नाइट्रोजन क्षार से, ठीक है। चलें आगे। अब आप मुझे बताएंगे, सोच समझ के मुझे बताइएगा, फॉस्फेट अगर शर्करा से जुड़ेगी तो कोई बंध है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी, यहां पर बॉन्ड है। शर्करा जो है वो नाइट्रोजन क्षार से जुड़ रही है, उसके बीच में भी कोई ना कोई बंध है, बॉन्ड है। और जो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो भी कोई ना कोई बॉन्ड है। यानी डीएनए में 3 प्रकार के बंध होते हैं, लेकिन आरएनए में मात्र 2 प्रकार के बंध होते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों 2 प्रकार के होते हैं? अरे जरा सोचो बालक, एक के सामने कुछ है क्या? नहीं है ना। जब कुछ नहीं है तो ये वाला जो बंध जो हमने तीसरा दिखा रखा है, ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहां पर पहला, दूसरा, इसके सामने जब कुछ है ही नहीं तो तीसरा बंध कहां से होएगा, ठीक है। तो इन 3 बंधों का नाम क्या क्या है वो जरा ध्यान से सुनना बेटा। फॉस्फेट जब शर्करा से जुड़ता है, या फॉस्फेट यहां पर भी शर्करा से जुड़ता है, तो जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर। क्या नाम है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध किसके बीच में बनता है? फॉस्फेट और शर्करा। अब आप बोलेंगे सर यहां पर फॉस्फेट शर्करा से जुड़ी है, फिर शर्करा वापस से फॉस्फेट से जुड़ी है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉस्फोडाइएस्टर है, ये भी फॉस्फोडाइएस्टर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर, फिर फॉस्फोडाइएस्टर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच में ये जो बंध है, ये वाला 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, ये कौन सा बंध है? तो याद रखना, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच में ये जो दूसरा बंध जो यहां पर है,
इसका नाम है, याद रखना क्या, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाला, यही होएगा ना, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो बंध है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या नाम है भैया, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये कौन सा था, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। दो बंध मैंने आपको बता दिए हैं। ग्लाइकोसाइडिक किसके बीच में बनता है, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। अब बात आ रही है यहां पर तो दो बंध हो गए, यहां पर कितने हैं, तीन हैं। फॉस्फेट शर्करा के बीच में हो गया, शर्करा नाइट्रोजन क्षार के बीच में। अब जरा सोचिए, दो नाइट्रोजन क्षार के बीच में भी तो है ना, किसके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में है। सिमिलरली ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में है ना। अब एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बंध है, तो याद रखना दो हाइड्रोजन बंध है। क्या है, दो हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बंध है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बंध होते हैं, और थाइमिन और एडेनिन या एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब दिमाग लगाएं, सोच समझ के मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्या कि भैया एक लकड़ी है आपके पास, पहली परिस्थिति, और इधर आपके पास दो लकड़ियां हैं, दो परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक लकड़ी को तोड़ने में और दो लकड़ियों को तोड़ने में किसमें ज्यादा समय लगेगा। आप बोलेंगे सर एक लकड़ी को तोड़ने में, लेकिन जो दो होंगी वो तो कठोर होंगी या नहीं होंगी। आप बोलेंगे बिल्कुल होंगी। कैसी होंगी, कठोर होंगी। अब आप मुझे बताएं कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन ज्यादा अनस्टेबल है, कौन ज्यादा स्थायी है और कौन सा अनस्थायी है, कौन जल्दी से टूट जाएगा और कौन जल्दी से नहीं टूटेगा, कौन जल्दी से बदल जाएगा, कौन जल्दी से नहीं बदलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो जल्दी से बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अस्थायी है, क्योंकि ये एकल रज्जु की है, जबकि ये द्विरज्जु की है। अब जरा सोचिए, दो धागों को हमने जोड़ दिया है, तो जोड़ने के लिए ये धागा और ये धागा, इन दोनों धागों को जोड़ा तभी तो ये स्थायी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये जरा सोचिए, दो श्रृंखला पास पास नहीं होती, ये जुड़ती नहीं, तो ये भी एकल रज्जु की होता धागा, ये भी एकल रज्जु की होता। दो धागों को जोड़ दिया है, जोड़ने के लिए कौन सा बंध जिम्मेदार था, हाइड्रोजन बंध। तो ये नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये स्थायी होता है, कौन से बंध के कारण, याद रखना कौन सा, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्लियर है, चले आगे। अब एक काम करें जल्दी से बेटा जी, यहां पर फटाफट ये स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिए हैं, ये सब कुछ बता दिया है। अब फटाफट इसका ले लिया होगा आपने। ये बात कर रहे हैं किसकी, हम डीएनए की। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। अब देखिए डीएनए जो था उसके बारे में उसकी संरचना जो थी डीएनए की, जो हमने पूरी देख ली है, उस संरचना को बताया था किसने, दो वैज्ञानिकों ने। संक्षिप्त में बताया था, डिटेल में बताया था किसने, दो वैज्ञानिकों ने। एक का नाम था वॉटसन और एक का नाम था क्रिक, ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में एक, मैं बोलूंगा एक मॉडल प्रस्तुत किया था, किसका, डीएनए का, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, ठीक है। तो याद रखना, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। किसका दिया था बेटा जी, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। का मतलब यह था कि उन्होंने बताया कि भैया जो डीएनए है वो इस तरीके से, दो धागे दिख रहे हैं आपको, दोनों धागों के बीच में नाइट्रोजन क्षार दिख रहे हैं। ये जो दो धागे हैं ये कुंडलित हो जाते हैं, इस तरीके से सर्पिल आकार में घूम जाते हैं और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, इस तरीके से द्विकुंडलित बना रहे हैं, क्या, डीएनए बना रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। ये मान लेते हैं डीएनए कौन है बेटा जी, ये हमारा डीएनए। अब वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया, ध्यान से सुनना। वॉटसन और क्रिक के जो सिद्धांत या मॉडल जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था क्या, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से आपस में जुड़ रहे हैं, कौन, ए किसके साथ जुड़ रहा है और टी किसके साथ जुड़ रहा है, जी किसके साथ जुड़ रहा है, सी किसके साथ जुड़ रहा है। ये किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने बताया था, ठीक है।
और क्या क्या बताया वॉटसन और क्रिक ने उस मॉडल में? सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को अगर मैं खोल दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? इसको मैं इस तरीके से अगर खोल दूं, सीधा कर दूं, ये ऐसे घुमा हुआ था ना ये वाला, अगर इसको मैं सीधा कर दूं और सीधा रख दूं ऐसा, तो इस डीएनए के बीच में दो स्ट्रैंड, हम बोलेंगे रज्जु के बीच की जो दूरी है या व्यास जो है, या सिंपल बोलूंगा डीएनए के दो स्ट्रैंड का व्यास कितना होएगा, डायामीटर कितना था? तो याद रखना बेटा जी, पहला बिंदु डीएनए के दो स्ट्रैंड का व्यास कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम था। याद रखना कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, अलग पेन से दिखाऊं, ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये एक धागा एक बार पलटी ले लिया या घूम लिया है? या और चली और तरीके से देखते, ये लीजिए, ये पूरा घुमा या नहीं घुमा? एक बार ऐसे करके। ठीक है, सिमिलरली दूसरा देखिएगा बेटा जी, यहां पर दूसरा धागा इस तरीके से घूमा है। ये जो लंबाई जो होती है, किसकी लंबाई? डीएनए की। ये क्या कहलाती है? एक लूप कहलाती है। ठीक है, और ये जो घुंडी जो हो रही है इस तरीके से, ये जो मुड़ रहा है, कौन? डीएनए इस तरीके से आकार ले रहा है, एक लूप ले रहा है। ये लंबाई जो होती है ये कितनी होती है बेटा जी? याद रखना, भूलना मत, कितना? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप बोलेंगे सर यहां पर तो 3.4 नैनोमीटर लिखा हुआ है। अरे भैया, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलिएगा, जरा सोचिए। 3.4 नैनोमीटर को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में बदलूं तो 34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1 होएगा या नहीं होएगा? पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 10 जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 होएगा। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है या नहीं होता? 19 लिख दिया था, कितना होता है? 9 होता है। 10⁻⁹ -1 कितना हो गया? 34 इंटू 10⁻⁻10 हो गया, कितना हो गया? 34 एंगस्ट्रॉम हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो आइदर या तो नैनोमीटर में बोलो या एंगस्ट्रॉम में बोलो। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एंगस्ट्रॉम ही याद रखना, क्योंकि वॉटसन और क्रिक ने एंगस्ट्रॉम में ही बताया था। तो एक लूप जो है डीएनए का, ये कितना लंबा होता है बेटा जी? एक लूप डीएनए का कितना लंबा होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर ये जोड़ी कौन मिल रहे हैं? जरा सोचिए, ये एक जोड़ी कौन है? नाइट्रोजन क्षार। ये एक जोड़ी कौन है? नाइट्रोजन क्षार। दो जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच में भी तो दूरी होगी ना। तो याद रखना, तीसरा बिंदु, दो जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, झार कर दिया मैंने, दो जोड़ी नाइट्रोजन, फिर झार कर रहा हूं, क्षार की दूरी कितनी होगी बेटा जी? याद रखना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसको नैनोमीटर में बदलिएगा, सोचिएगा कितना होएगा। सोचिए, क्या 0.34 नैनोमीटर होगा या नहीं होएगा? सोचना, अगर सोच लेंगे दिमाग चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो प्रैक्टिस करिए भैया, फिजिक्स में आते हैं ये वाली चीजें, है ना। तो कितना दे रखा है जरा देखिएगा, यहां पर क्या दे रखा है? ये जोड़ी दे रखी है, ये जोड़ी दे रखी है, और इनके बीच में इस डायग्राम में कितना दे रखा है? 0.34 क्या दे रखा है? नैनोमीटर में दे रखा है। हमने आंसर जो दिया था वो कितना था? 3.4 एंगस्ट्रॉम था। तो ये चीजें बताई किसने? वॉटसन और क्रिक ने। कौन सा मॉडल देकर भैया? डबल हेलिकल मॉडल। किसका? डीएनए का। ये हमने पूरा पढ़ लिया है। अब ये जो हमने पूरा डीएनए पढ़ा, इससे संबंधित मैं लेकर आने वाला हूं क्विज आपकी स्क्रीन पर। तो भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी होती है, जल्दी से मुझे बताएं। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी थी? जरा सोच समझ के मुझे बताएं।
दो धागों के बीच की दूरी यानी उनका व्यास पूछा है, या मैं सीधा बोलूं उनके बीच की दूरी पूछी है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, सोच समझ के मुझे बताएं। 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 340 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा आंसर इसका। सोचिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का व्यास क्या होता है? ओह, डीएनए का व्यास क्या होता है? चलिए लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। डीएनए का व्यास कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 50 एंगस्ट्रॉम? सोच समझ के जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए हो गया टाइम समाप्त। एक बार डिस्कस करते हैं बेटा, जल्दी से देखिएगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी जो थी, याद करिए मैंने आपको बताया था, डीएनए के दो स्ट्रैंड यानी जो दो रज्जु थे, इनकी बीच की दूरी कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉम थी या नहीं थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर है। दूसरा था डीएनए का व्यास क्या होता है? ये देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ शब्दों का खेल था। कई इसमें भी गलत कर आएंगे। डीएनए का व्यास कितना था, डायमीटर कितना था? आप बोलेंगे सर 20 एंगस्ट्रॉम था, आपने बताया था। और इसी क्वेश्चन को पलटकर हमने क्या बोल दिया, डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी थी? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ शब्दों का खेल है। अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके इन दोनों में से एक सही होएगा, एक गलत होएगा, यानी उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना या जल्दबाजी में किया है। तो दोनों का आंसर क्या है? 20-20 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्विज भैया, एक और क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चन है किस सन में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? जरा जल्दी से मुझे बताएं, कौन सा सन था जब डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? किसने? वॉटसन और क्रिक ने। सोच समझ के मुझे बताएं। 1955, 1953, 1943 या 1963? कब किया था वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल जो था उसको प्रस्तावित किया था? वर्ष बताना, देखते हैं कितने बच्चे कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। चल दूसरा क्वेश्चन, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दी थी? ओहो, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दी थी? कॉर्नबर्ग ने, निरनबर्ग ने, वॉटसन क्रिक ने या विल्किंस या फ्रैंकलिन ने? कौन था इनमें से जिसने डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल दिया था, द्विकुंडलित प्रारूप दिया था? किसने दिया था डीएनए का? कौन सा वैज्ञानिक था? जल्दी से बताएं। ये हुई है क्विज समाप्त आज की, और जल्दी से इनके आंसर देखते हैं बेटा। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल जो था वो प्रस्तुत किया था 1953 में। ये वर्ष कतई नहीं भूलना है भैया, इससे क्वेश्चन उठे हैं नीट में, याद रखना। दूसरा, ये मॉडल किसने दिया था? अरे भैया किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। क्लियर है? तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। हमने पूरा पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।